बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें अहम खबर के साथ और आपको बताएं कि मुल्क में आम इंतखाबात 11 फरवरी को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को तारीख दे दी है। अदालत का आज ही तारीख के बाकायदा ऐलान का हुक्म है। वकील ने बयान दिया है कि 30 नवंबर तक हल्का बंदियां मुकम्मल हो जाएंगी। चीफ जस्टिस की इलेक्शन कमीशन और हुकूमत को सदर से मुशावरत की हिदायत है। आयन में वाज़ेह है कि इंतखाबात की तारीख सदर देगा। इलेक्शन कमीशन आयन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। जस्टिस अतर मिनुल्लाह के रिमार्क्स हैं। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे आजिज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज़, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी देखिए, ये बड़ी खबर है, बहुत बड़ा ऐलान है। जिस खबर का इंतजार था, बहरहाल उसका ऐलान हो चुका है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 11 फरवरी को आम इंतखाबात की तारीख दे दी है। तो अब सियासी जमातों की जानिब से इसको सराहा भी जा रहा है। 11 फरवरी को मुल्क भर में यकपट इलेक्शन होंगे। धोनी और इसका ऐलान कर दिया गया है। तो अब शामिल होने के बाद इलेक्शन कमीशन का बहरहाल ये बड़ी खबर है। आज मुल्क में आम इंतखाबात माहौल बन रहा है और सियासी जमातें पहले से तैयारियां कर रही थी और सियासी जमातों के दरमियान अब उम्मीदवारों की दरखास्तें तलब की जाएंगी, उनको टिकट दिए जाएंगे। ये सिलसिला अब आने वाले चंद दिनों में शुरू हो जाएगा। ठीक है, आजिज़ जमाली हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं कि मुल्क में आम इंतखाबात 11 फरवरी को होंगे। अच्छा आजिज़, अब बताइएगा कि सियासी जमातों को काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं, पीपल्स पार्टी को ख़ास तौर पर तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं। बार बार मुतालबा किया गया कि इलेक्शन की तारीख दी जाए, तो क्या अब इलेक्शन की तारीख आ गई है? तो अब शेड्यूल कब तक आना मुतवक्किल है? जी हाँ, बिल्कुल। सियासी जमातों को तहफ़्फ़ुज़ात थे। आपने दुरुस्त फरमाया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सबसे ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात थे। बिलावल भुट्टो जरदारी बार बार ये मुतालबा कर रहा था कि इलेक्शन की तारीख दी जाए। तो तारीख वाला मसला तो हल हो गया। इलेक्शन कमीशन ने तारीख दे दी है। अब 30 नवंबर तक, जैसे मैंने बताया कि हल्का बंदियों का सिलसिला रहेगा। अब जो एतराज़ात आए थे हल्का बंदियों पर, मुख्तलिफ कौमी और सूबाई असम्बली के हल्कों पर कुछ लोगों ने एतराज़ात किए हैं, तो उनकी समातें हो रही हैं जो 30 नवंबर तक जारी रहेंगी। उसके बाद इलेक्शन के शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा। अच्छा आजिज़, ये भी बताइएगा कि कहा जा रहा है कि बताने की पाबंद नहीं है, सदर को बताना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन और हुकूमत को सदर से मुशावरत की हिदायत जारी की गई है, तो क्या समझते हैं कब तक ये मुलाकात होगी? मुलाकात का भी कहा गया है कि सदर से मुशावरत की जाए, मुलाकात की जाए। जी देखिए, सदर ममलिकत ने इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा था इलेक्शन की तारीख के हवाले से। आज जो कोर्ट में प्रोसीडिंग हुई है उसमें यही बताया गया है कि इलेक्शन आइन के मुताबिक तो 90 रोज़ में होने हैं, लेकिन खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि 90 रोज़ का मामला तो अब गुजर चुका है, 90 रोज़ तो बीत चुके हैं। अब ये बताएं कि इलेक्शन कब तक मुमकिन है। तो इस वजह से इलेक्शन कमीशन के वकील ने अदालत को ये बताया कि इलेक्शन कमीशन ने प्लान कर दिया है कि 11 फरवरी को मुल्क में इंतखाबात कराए जाएँ। तो जाहिर है कि अब वही बात तस्लीम की जाएगी। चूँकि इलेक्शन कमीशन ने अपने पूरे शेड्यूल को मद्देनज़र रखते हुए ये तारीख तय की है। इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन के प्रोसेस के शेड्यूल के लिए भी कम से कम 1 महीना चाहिए। अब 30 नवंबर को अगर हल्का बंदियों का सिलसिला ख़त्म होता है तो उनको फाइनल करने के लिए उनकी फहरस्तें जारी करने के बाद भी इलेक्शन कमीशन को शेड्यूल के लिए, यानी इलेक्शन के प्रोसेस शेड्यूल के लिए 1 महीना चाहिए, जो जाहिर है कि दिसंबर में अनाउंस होगा। 30 नवंबर तक हल्का बंदियों का सिलसिला चलेगा। दिसंबर में इलेक्शन कमीशन अनाउंस करेगी कि कौन सा जो प्रोसेस है वो जारी रहेगा।
1 महीने से ज़्यादा वो प्रोसेस जारी रहेगा। मेरा ख्याल है जनवरी का महीना ही होगा जिसके दौरान ये पूरा प्रोसेस चलेगा, फिर फरवरी में इलेक्शन होंगे। जी अच्छा, आज हमने देखा कि आम आवाम, आम जो शहरी हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा इंतज़ार था कि इलेक्शन जो है अब होने चाहिए। इसी से ही जो है मुल्क जो है दरुस्त सिमत में जाएगा, पता चलेगा कि अब किस डायरेक्शन में जाना है, चाहे वो सियासी जमातें हैं, चाहे वो एक आम शहरी है। तो अब कैसे तासुरात आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल, शहरियों ने इस खबर पे खुशी का इजहार किया। यहाँ मुख्तलिफ सियासी हलकों से, सहाफ़ती हलकों से जो हमारी बात हुई है, सभी इसको सराह रहे हैं। चूँकि वैसे भी निगरान हुकूमत आइन के तौर पे 3 महीने के लिए आती है और इलेक्शन का प्रोसेस तो 90 रोज़ में होना था। इलेक्शन निगरान हुकूमत को 90 रोज़ से ज़्यादा अरसा गुजर गया है, 3 महीने से ज़्यादा अरसा गुजर जाएगा अगर फरवरी में इलेक्शन होंगे। तो तवक्को की जा रही थी कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में शायद इलेक्शन हो, कुछ रोज़ इसको बढ़ाया गया है, समझें कि 15 रोज़ इसको बढ़ाया गया है। अब 11 फरवरी की तारीख दी गई है। तो आवाम तो बिल्कुल ज़ाहिर है कि एक हम पार्लियामानी जमहूरी निज़ाम के तहत चलते हैं और पार्लियामानी निज़ाम को हमारे साथ मौजूद ही रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है साबिक गवर्नर मोहम्मद ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर कहिएगा, इंतज़ार था, काफ़ी मुतालबे भी किए जा रहे थे कि इलेक्शन की तारीख दे दी जाए, तो अब 12 तारीख दे दी है, कैसा देख रहे हैं आप सब? ये मेरा ख्याल है बहुत अच्छी न्यूज़ है, बहुत अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए। मेरा ख्याल है इलेक्शन तो होने थे और ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ था काफ़ी अरसे के बाद कि एक जाहिर सी बात है अनसर्टेनिटी थी। जब से आप कह सकते हैं जमहूरियत रिस्टोर हुई थी, 2008 का इलेक्शन हुआ, वो थोड़ा सा डिले हुआ था बिकॉज मोहतरमा बेनज़ीर की शहादत की वजह से, लेकिन वो कुछ चंद हफ्तों की वजह से, बट अदरवाइज तो बिल्कुल टाइम पर ही था। 2013 का भी इलेक्शन टाइम पर हुआ था एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, 2018 का इलेक्शन भी टाइम पर हुआ था एज पर द इलेक्शन। ये तो एक अजीब सा कैफियत थी कि जी इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, कब होंगे, क्या डेट, कौन फैसला करेगा। तो पहले तो ये भी नहीं मेरा ख्याल है पाकिस्तानी को पता होता था कि फैसला कौन करने का मजाज है। अब इतनी बहस और इतना ज्यादा लड़ाई झगड़ा था कि ये तारीख कौन देगा जी, प्रेसिडेंट देता है, इलेक्शन कमीशन देता है, हुएवर। तो अब जाके एटलीस्ट वाजे हो गया और फरवरी 11 को इलेक्शन की डेट ताला करे कि प्रेसिडेंट साहब भी मान जाएं, फिर इलेक्शन हो जाएगा फरवरी 11 को। अच्छा सर, अब आप क्या समझते हैं कि अब मुल्क में सियासी माहौल, सियासी गर्मा गर्मी होगी, इलेक्शन का माहौल बन जाएगा? अब इलेक्शन का तो माहौल बनेगा ना, कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी को कहने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इलेक्शन वाहिद तरीका होता है जब आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है वो समझती है कि वो उसके पास सबसे अच्छा एजेंडा है मुल्क के मसाइल को हल करने का, तो वो कम्पीट करते हैं और भरपूर अंदाज में कम्पीट करते हैं और उसमें फिर जाहिर सी बात है कोई सियासी टेम्परेचर भी ऊपर जाता है, इल्जामात भी लगते हैं और दिफा भी किया जाता है और तमाम चीज़ें होती हैं। तो सबसे एक दो चीज़ें अहम हैं, जो एक तो लॉ एंड ऑर्डर, अल्लाह ताला से दुआ है कि बिल्कुल अच्छा रहे वो माहौल, सब पॉलिटिकल पार्टीज को मिले हर सूबे में जहाँ एक कोई बगैर लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम के इलेक्शन कैंपेन कर सकें सब, और जिसको कहते हैं इवन प्लेइंग फील्ड मिले सब पॉलिटिकल पार्टीज को जो इलेक्शन कैंपेन कर सकें। शफाफ होंगे इलेक्शन तो वो सबसे ज्यादा अहम चीज है, क्योंकि अगर शफाफ नहीं होंगे तो फिर वो इलेक्शन तो हो जाएंगे, कोई पॉलिटिकल पार्टी हुकूमत में भी आ जाएगी, लेकिन वो अगर वो मसले को और बढ़ा देती है और इतनी लड़ाई झगड़ा रहता है तो वो उसका फिर मुल्क को फायदा नहीं होता। तो मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो इंश्योर करे कि फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो। अच्छा सर, फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो तो ऐसा कोई तजवीज़ है आपके पास कि किस तरह से फ्री, फेयर और शफाफ इलेक्शन होने चाहिए जिससे किसी भी सियासी जमात को जो हो वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार ना करना पड़े? देखिए, उसका बेस्ट तरीका ये होता है कि इलेक्शन कमीशन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को अलग अलग भी मिले और एक साथ भी बुला के मिले, चाहे उसमें 3 दिन का सेशन करना पड़े सुबह से लेकर रात तक। जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात अगर कोई हैं तो उसको दूर करे इलेक्शन कमीशन,
देखे ना, अगर PMLN को बुलाते हैं तो हम अपने तहफ्फुज़ात जो होंगे उधर ही एड्रेस कर सकते हैं ना, और वो तहफ्फुज़ात में प्री पोल भी है और पोलिंग डे के हवाले से भी है, रिजल्ट की कंपाइलेशन के भी हवाले से है, और फिर पोस्ट इलेक्शन भी है कि अगर किसी के तहफ्फुज़ात होते हैं धांधली के हवाले से या किसी हवाले से, उसको एड्रेस कैसे किया जाएगा, और सबसे साइन ऑफ लें। ये जब तक देखे ना, यही तरीका होता है ना कि आप कोई भी चीज करते हैं, ये सिर्फ इलेक्शन के हवाले से नहीं है। तो एक क्रिकेट मैच होता है तो रूल्स ऑफ द गेम पहले से पता होते हैं ना सबको। ये तो नहीं होता कि गेम के दौरान 25वें ओवर में कुछ शुरू हो जाए कि जी ये तो हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, ये बाउंड्री आपने छोटी रखी है या बाउंड्री ज्यादा लंबी रखी है और हमें वो रिव्यू के 2 सिर्फ चांसेस दिए गए। ये रूल्स ऑफ द गेम हर चीज में डिफाइन होता है। ये तो इलेक्शंस हैं और एक पाकिस्तान की एक तारीख है इलेक्शन की, कोई इतनी सुनहरी तारीख नहीं है जिसमें इल्जामात लगते रहे हैं। तो उसको ठीक करने के लिए जितना इस वक्त रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन कमीशन पर है, तो वो जाहिर सी बात है और किसी पर भी नहीं है। तो एक दफा हमने पूरी दुनिया को दिखाना भी है कि हम भी कोई इंडिया में जब शफाफ इलेक्शन हो सकते हैं और सन 47 से हो रहे हैं सब शफाफ इलेक्शन, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकते? बाकी पार्लियामेंट्री जमहूरियतों में होते हैं या प्रेसिडेंशियल जहाँ भी सिस्टम है, तो यहाँ क्यों नहीं हो सकते? यहाँ ऐसा क्या इतना मुश्किल है कि यहाँ इलेक्शन नहीं हो सके? तो फंडामेंटल है, डेट आ गई है, दैट इज द फर्स्ट पॉजिटिव थिंग। सेकंड चीज जो है वो शफाफ बनाने के लिए तमाम और शफाफियत का प्रोसेस अब से शुरू हो जाएगा। ये सिर्फ इलेक्शन डे की शफाफियत नहीं होती है कि वो जो बैलेट बॉक्सेस को तो नहीं स्टफ किया जाता, ये सारा का सारा काउंटिंग का भी प्रोसेस है। 2018 में जैसे हुआ था वैसे इलेक्शन तो नहीं हम कोई भी पाकिस्तान में चाहेगा कि जिसमें तमाम चीजें लोडेड थी अगेंस्ट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। अच्छा सर, हम देखते हैं कि एक इसको मैं कहूँगी कि ये एक कॉमन तहफ़्फ़ुज़ है, तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार में से एक कॉमन चीज़ ये सामने आती है कि जब इलेक्शन होते हैं जो जिस जगह पर बंदा रहता है उस जगह पर उसका वोट नहीं होता वोटर लिस्टों में, ये बड़ी एक कॉमन सी चीज़ सामने आती है, तो इसका भी बड़ा इफ़ेक्ट सामने आता है। तमाम चीजें ना देखिए, ये इलेक्शन, मैं अभी आपको यही कहता, इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये जो आपने कहा ना कि किसका कहाँ वोट है, पाकिस्तान में जाहिर सी बात है लोगों के पास ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज ज्यादातर जो वोटर्स हैं उनके पास नहीं होती, खास तौर पर उन इलाकों में जो शहरी इलाके नहीं है जहाँ ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज उस तरह से नहीं है। इवन कराची में मेरा ख्याल है लाखों लोग होंगे, वोटर्स होंगे जिनके पास ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज नहीं होंगी। तो वो इलेक्शन कमीशन का काम है इंश्योर करना कि उसकी वो है। कुछ तो मुश्किलात होती हैं, ये मैं नहीं कह रहा, कुछ मुश्किलात होती हैं कि उसकी रजिस्ट्रेशन कहाँ हुई है, बट ये सब चीजें एड्रेस करना, देखें कम्युनिकेशन जो होती है ना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज होती है। इलेक्शन कमीशन को अब पाकिस्तानी अवाम के साथ कम्युनिकेशन भी करनी चाहिए, एक तो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, बट पब्लिक स्टेटमेंट्स के थ्रू उनको बताना कि जी आप क्या करना चाहिए आम वोटर को फाइंड आउट करने के लिए कि उसका वोट है कहाँ, अगर तहफ्फुज़ात हैं वो कब तक एड्रेस कर सकते हैं, तो तो बहुत सो ये एक अगर मरहला, मतलब मैं तो कहता हूँ कि ये बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इलेक्शन कमीशन को अपनी जो क्रेडिबिलिटी है उसको ठीक करवाने में और शोकेस करने में। चैलेंज लें कि जी क्यों नहीं हम एक वर्ल्ड क्लास इलेक्टोरल प्रोसेस कर सकते हैं, पूरी दुनिया को दिखा सकते हैं कि जी देखें कितनी शफाफियत से पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं। अच्छा सर, जिस तरह से इलेक्शन की अब तारीख आ गई है, 11 फरवरी तारीख आ गई है, एतवार का रोज़ चुनने की कोशिश की गई है कि एतवार को कंफर्टेबल देखा गया है, तो क्या समझते हैं कि शेड्यूल भी अब आ जाएगा? और अगर शेड्यूल आ जाता है तो आपको क्या लगता है कि इलेक्शन वाकई हो जाएंगे? नहीं, इलेक्शन तो हो जाएंगे मेरा ख्याल है। अब हमें वो क्वेश्चन मार्क नहीं रेज करना चाहिए कि इलेक्शन नहीं होंगे, ये कोई आसान काम नहीं होगा कि इससे पीछे हटना। सुप्रीम कोर्ट भी इसमें इन्वॉल्व है, इलेक्शन कमीशन भी इन्वॉल्व है, और प्रेसिडेंट साहब से भी उन्होंने एक मैंडेटरी कह दिया इलेक्शन कमीशन को कि वो उनको भी उस पर लें, ऑन बोर्ड करें, उनकी भी रजामंदी शामिल होनी चाहिए। तो उसके बाद किसी पार्टी के कोई इस पर कोई कंसर्न जाहिर करना मेरा नहीं ख्याल है कोई ठीक होगा कि जी ये तो इत्मीनान। हाँ, उनके ये जो मैं कह रहा था कि इलेक्टोरल प्रोसेस कैसे होगा, इवन प्लेइंग फील्ड कैसे मिलेगी,
जो भी तहफ़्फ़ुज़ात पॉलिटिकल पार्टीज के हैं वो इलेक्शन कमीशन को एड्रेस करे और इंश्योर करे कि जी इलेक्शन हों भी टाइम पर, और उसके बाद इस दफा इलेक्शन पोस्टपोन करने का मैं कहता हूँ कि कोई ऑप्शन ही नहीं है इलेक्शन कमीशन के कोई पास। ऑप्शन ही मौजूद नहीं है। हमारे साथ साबिक गवर्नर मोहम्मद ज़ुबैर मौजूद थे। अब हमें ज्वाइन किया है रहनुमा पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे नासिर हुसैन शाह ने। सर, आप बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बताते चलेगा कि आज इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया है जो कि 11 फरवरी को होंगे। क्या कहेंगे इस पर? जी ठीक है, यही तारीख की इस पे इलेक्शन अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह, और हमारा स्टांस तो है कि जितना जल्द हो सके इलेक्शन हो। और अब उम्मीद है क्योंकि ये डेट इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में दी है और चीफ जस्टिस मोहतरम काजी फाइज ईसा साहब से हम बहुत उम्मीद हैं कि उनके होते हुए इलेक्शन जो है वो इस डेट पे हो जाएंगे। जी सर, इलेक्शंस हो जाएंगे तो आप बताएगा नासिर हुसैन शाह कि जब इलेक्शंस होते हैं तो मेरे ख्याल से कि धांधली का लफ्ज़ हर इलेक्शंस में इस्तेमाल होता है, इसके बगैर इलेक्शंस नामुकम्मल होते हैं। तो क्या देख रहे हैं कि किस हद तक इलेक्शन शफाफ होंगे इस दफ़ा? देखें, इसी वजह से चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा था बिल्कुल होनी चाहिए सबके लिए। तो ये कोई लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भुट्टो जरदारी साहब और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है कि इलेक्शन ट्रांसपेरेंट होने चाहिए जिस पर किसी को कोई भी एतराज ना हो। यही वजह। जी, हमारे साथ साबिक गवर्नर मोहम्मद ज़ुबैर और रहनुमा पीपल्स पार्टी नासिर हुसैन शाह मौजूद थे। सर, आप दोनों के वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को 11 फरवरी को इंतखाबात की तारीख दे दी है। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 30 नवंबर तक हल्का बंदियाँ भी मुकम्मल हो जाएंगी। गैर कानूनी मुकीम तारकीन वतन के खिलाफ साइड सुपर हाईवे यसरब गोट में होने वाला ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। 50 से जायद अफराद को हिरासत में भी लिया गया है। इस वक्त हमारी नुमाइंदा अनुषा जाफरी एसपी सोहराब गोट ऑफिस में मौजूद हैं। मजीद उनसे जानेंगे। जी अनुषा, बताएगा कि ऑपरेशन मुकम्मल हो गया है? जी बिल्कुल, देखिए गैर कानूनी मुकीम तारकीन वतन के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। कितने लोग हिरासत में लिए गए हैं आज, ये बात करते हैं। ये बताइएगा कि कितने हिरासत में लिए गए हैं और कल कहां पर आप लोग जो है वो ऑपरेशन करेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। ये ऑपरेशन आज भी किया गया था और इसमें मैं समझता हूँ कि 60 से ज़ायद लोग अभी तक हमने डिटेन कर दिए हैं, जिनको अभी हम कैंप्स में भेजेंगे। ये बताइएगा, टोटल 60 से ज़ायद आप लोगों ने हिरासत में लिए हैं। क्या आज की तारीख में कोई और ऑपरेशन भी करेंगे आप, या फिर कल अगले मरहले में आप कहीं और पर करेंगे ऑपरेशन? देखें, ये ऑपरेशन तो अब चलते रहेंगे, डेडलाइन ख़त्म हो चुकी है, तो अब ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये एक स्पेसिफिक जगहों पे नहीं, ये हर जगह पे होते रहेंगे। बताइएगा, आपने सरबराही की है, हमने एक चीज़ नोट की, हम भी ऑपरेशन में मौजूद थे। कुछ के पास जो है वो आइडेंटिफाई जो कार्ड होते हैं वो मौजूद थे, कुछ को पुलिस लेके जा रही है, जिनके पास कार्ड है उनको छोड़ के जा रही है। तो क्या मसनूई ऑपरेशन था ये? जो ये स्पेसिफिक कार्ड्स हैं, इसमें 2 कार्ड्स हैं, अफ़गान सिटीज़न कार्ड एंड प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन। इन दोनों के लिए पूरी रिलैक्सेशन है और इनको हम तंग नहीं कर रहे। बात यहाँ से आ जाती है कि बहुत सारे कार्ड्स ये हैं कि कॉपीज़ हैं, उनकी ओरिजिनल नहीं है, उनको हम वेरीफाई कर रहे हैं। जी बिल्कुल, पुलिस की जानिब से ये कहा जा रहा है कि अभी फ़िलहाल जो है वो ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। 2 किस्म के कार्ड जो है वो पाए जा रहे हैं, जो अफराद मौजूद हैं उन दोनों कार्ड्स को देखकर जो है वो लोग हिरासत में लिए गए हैं। फ़िलहाल जो है वो 60 से ज़ायद अफराद को हिरासत में लिया गया है और फ़िलहाल जो है वो कहा यह जा रहा है कि रोज़ की बुनियाद पर यह ऑपरेशन जो है वो जारी रहेगा। जी, इसी के हवाले से बात करें और आपको बताएं कि निगरान सिंध सरकार ने कराची समेत सूबे भर से गैर कानूनी मुकीम अफगानियों को मुल्क बदर करने के लिए हैदराबाद में होल्डिंग पॉइंट कायम कर दिया है। महकमा दाखिला सिंध ने आज सिंध और डिप्टी डायरेक्टर जनरल रेंजर सिंध को खत अरसाल करके सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत कर दी है। मजीद बात करेंगे आज़ाद नोरियो से। आज़ाद, अपडेट कीजिएगा इस बारे। जी बिल्कुल, कराची समेत सूबे भर में गैर कानूनी अफगान पनाहगीर जो मौजूद थे उनकी मुल्क बदर करने के हवाले से दी गई मोहलत खत्म होने के बाद में निगरान सिंध सरकार ने इनको मुल्क बदर करने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर हैदराबाद में जो है होल्डिंग पॉइंट कायम कर दिया है। उसमें हवाले से जो है महकमा दाखिला सिंध ने IG सिंध और DG रेंजर्स को एक खत अरसाल किया, जिसमें हिदायत की गई कि फौरी तौर पर पुलिस और रेंजर्स की सिक्योरिटी होल्डिंग पॉइंट पर फराहम की जाए ताकि कोई तनाव और वाक़या पेश न आए। उससे निबटने से कबल जो है सिक्योरिटी फराहम की जाए। इस हवाले से
निगरान मुकम्मल जो होल्डिंग पॉइंट कायम किया गया, यहाँ पर अफगान पनाहगीरों को रखा जाएगा, जिसके बाद में इनको जो है मुल्क बदर किया जाएगी। इस वक्त जो पुलिस या रेंजर्स की जो कार्रवाइयाँ जारी है, उन कार्रवाई में जिनको गिरफ्तार किया जा रहा है उनको फौरी तौर पर इस होल्डिंग पॉइंट पर लाया जाएगा, जिसके बाद जो है मुल्क बदर करने के हवाले से इंतजाम किए जाएंगे। इस हवाले से महकमा दाखिला ने बाज़ाब्ता तौर पर सिक्योरिटी के हवाले से खत जो है DG रेंजर्स और IG सिंध को अरसाल कर दिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आज़ाद नोड़ी अपडेट कर रहे थे। मलीर के नेशनल ग्रामर स्कूल एंड कॉलेज में तलबा बिजली की लोड शेडिंग से परेशान हो गए हैं। वाइस प्रिंसिपल का कहना है कि दिन में 3-3 घंटे बिजली गायब होती है, जिससे बच्चे परेशान हो जाते हैं। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे सबा परवेज से। बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ मलीर में वाक़या NGS स्कूल कॉलेज में, जहाँ पर जो है वो नन्हे बच्चे जो हैं वो और साथ साथ सेकेंडरी के बच्चे जो हैं वो बिजली की लोड शेडिंग से जो है वो इंतहाई परेशान हो गए हैं। आम शहरियों के बाद जो है वो आप स्कूल के तलबा भी जो हैं वो इस अजियत से दो चार हैं। मेरे साथ इस वक्त स्कूल और कॉलेज की जो है वो वाइस प्रिंसिपल मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। मुझे बताइए कि बिजली की लोड शेडिंग का क्या दौरान है? 3 घंटे तो यहाँ पे लाइट ही नहीं होती। सुबह 9 बजे जाती है, 11:30 बजे आती है। इस पर हमें कभी, और इस पर सिर्फ हमारे पास गैस भी नहीं होती, बहुत कम गैस आ रही होती है इस पर कि हम मुश्किल कभी एक फ्लोर खोलते हैं, कभी दूसरा खोलते हैं, कभी तीसरा। इस तरह से हमारी बात बहुत मुश्किल है। यहाँ मरीन में स्पेशली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है लाइट की, गैस की भी। अच्छा, कितने घंटे क्या दौरानी है? दिन में 18 घंटे हो जाती है? बिल्कुल हो जाती है 18 घंटे। कभी वजह जानने की कोशिश की है, क्योंकि कब से ये लाइट का मसला है यहाँ पर लोड शेडिंग? यहाँ तो हमेशा से ही मसला है लाइट का, ऐसा नहीं है कि नहीं है मसला, हमेशा से ही। संडे वाले दिन भी लाइट जाती है। कोई इवेंट हो, हमारा 14 अगस्त का, 14 अगस्त वाले दिन इवेंट था, उसमें भी लाइट चली गई। ये तो बहुत ज़्यादा गलत बात है। गवर्नमेंट को इस पर कुछ ना कुछ करना चाहिए। इसके साथ साथ जो है वो मेरे साथ स्कूल के साथी ही मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। मुझे बताइएगा कि क्या मुश्किलात होती हैं जब आप स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही होती हैं और लाइट नहीं होती? बच्चे इतना ज़्यादा गर्मी को फेस करते हैं, लाइट नहीं होती है यहाँ पर। और जो गर्मी है, अब जब गर्मी का मौसम आता है हीट स्ट्रोक फेस करते हैं बच्चों की, बहुत सारे तबीयत भी ख़राब हो जाती है, जो कि टीचर्स को ही डील करना पड़ता है। 3-3 घंटे लाइट होती नहीं है, 1 घंटे के लिए लाइट आती है, तो फिर फ़ायदा ऐसे क्या कि इलेक्ट्रिक वगैरह का। जी बिल्कुल, 3-3 घंटे जो है वो लाइट नहीं होती, जिस वजह से बच्चे जो हैं वो तबीयत भी ख़राब हो जाती है, बच्चे परेशान भी हो जाते हैं। दूसरी जानिब जो है वो इनका मुतालबा है गवर्नमेंट से कि वो इस मसले को जो है वो जल्द से जल्द हल करें, ताकि जो बच्चे हैं और साथ साथ जो सेकेंडरी स्कूल के तलबा हैं वो भी इस मुश्किल से जो है दो चार जो हो रहे हैं, उन्हें जो है वो लाइट फराहम की जाए। जी। मरकज़ी चेयरमैन ऑल प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन सिंध और पाकिस्तान अलायंस ऑफ प्राइवेट स्कूल के जनरल सेक्रेटरी सैयद तारिक शाह ने मैनेजर कोलैबोरेशन अब्समा सयादुद्दीन सदीकी और मेंबर रोहेल अमीन के हमरा ओमान का दौरा किया है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के वफ़द ने दौरा ओमान के मौका पर पाकिस्तान स्कूल अलसवाइक और पाकिस्तान स्कूल सोहाग का दौरा किया और स्कूल के प्रिंसिपल गुल रहीम, प्रिंसिपल पाकिस्तान स्कूल सोहाग नादिया नौरीन और सदर स्कूल मैनेजमेंट कमेटी डॉक्टर मुअज़्ज़िम खान से दोनों ममालिक के तालीमी निज़ाम से मुतल्लिक तबादला ख्याल किया। इस मौके पर तारिक शाह का कहना था कि पाकिस्तान और ओमान के दरमियान गहरे सियासी, तजारती, सफारती और सकाफती ताल्लुकात कायम हैं। मुआशरे की तरक्की में तालीम का किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि पढ़े लिखे नौजवान ही हमारा मुस्तकबिल हैं। और सिटी 21 की काविशें रंग ले आई हैं। शॉन सर्कल चौरंगी पर पेडेस्ट्रियन ब्रिज की सीढ़ियों की ग्रिल्स तामीर कर दी गई। इस पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे हम नानिसार से। जी, इस वक्त मैं शॉन सर्कल चौरंगी पर मौजूद हूँ और इस वक्त मैं जिस पेडेस्ट्रियन ब्रिज पे खड़ी हुई हूँ, उस पेडेस्ट्रियन ब्रिज की हालत कुछ महीनों पहले बिल्कुल खस्ता हाल हो चुकी थी। यहाँ की जो सीढ़ियाँ थी दोनों अतराफ़ की, उससे ग्रिल्स जो है वो गायब हो चुके थे। यहाँ जो नशे के आदी अफराद रहते हैं, उन्होंने दोनों तरफ के ग्रिल्स को काट के ले गए थे और बेच दिया था। और तो यहाँ से गुजरने वाले शहरी जो हैं काफ़ी खौफ महसूस करते थे, लेकिन जैसे ही सिटी 21 ने खबर नशर की तो उसके बाद यहाँ के बल्दियाती नुमाइंदे भी मुतहरिक हुए और यहाँ के जो पेडेस्ट्रियन ब्रिज के बाउंड्रीज है उसको सिमेंटेड बना दिया गया ताकि यहाँ से शहरियों को गुजरते वक्त आसानी हो। हमारे साथ खातून मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। मैडम बताइएगा, जब यहाँ पे बाउंड्रीज नहीं थी तो किस तरह गुजरते थे, कैसा महसूस होता था? हम लोग बहुत डर के गुजरते थे, बिकॉज़ यहाँ पे जो सीढ़ियों, ये हमारी ग्रिल्स थी, ये यहाँ पे मौजूद ही नहीं थी। तो हमें यही खदशा होता था कि हम रोड पे ना गिर जाएं या हमें कोई पीछे से पुश ना कर दे या फिर हमारे साथ कोई मिसहैप ना हो जाए। तो अब जब ये मैं काफ़ी टाइम बाद आई हूँ, तो ये मैंने जब बनी हुई देखी है तो अल्लाह का शुक्र अदा किया है कि शुक्र है ये बन गई हैं और अब बहुत सेफ़ एंड सिक्योर फील करते हैं।
अच्छा मैडम, क्या कहेंगी, सिटी 21 ने खबर चलाई, उसके बाद इस पर एक्शन हुआ, इस हवाले से सिटी 21 को क्या कहना चाहेंगी और यहाँ से गुजरते वक्त अभी कितनी सहूलत महसूस फील कर रही हैं आप? अच्छा फील कर रही हैं? बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है और बहुत शुक्रिया सिटी 21 का कि उन्होंने ये हमारी इस प्रॉब्लम को रिकग्नाइज़ किया और इसके लिए हमारे लिए काम किया। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। यहाँ हमारे साथ शहरी खातून मौजूद थी जिन्होंने बताया कि यहाँ से जब वो गुजरते थे तो उन्हें काफ़ी खौफ महसूस होता था कि कोई धक्का ना दे दे, कोई गिर ना जाए, क्योंकि बिल्कुल ही यहाँ पे ग्रिल्स गायब हो चुके थे और यहाँ पे अपने बच्चों को लेके जाने वाले शहरी वो भी डरते थे, बुजुर्ग शहरी है वो भी डरते थे। लेकिन जैसे ही सिटी 21 की खबरों पे अमल दरामद हुआ और ये बाउंड्रीज बनी है तो यहाँ शहरी जो है खुश नज़र आ रहे हैं, अल्लाह का भी शुक्र अदा कर रहे हैं और सिटी 21 के भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने खबर चलाई और ये काम जो है वो मुकम्मल हो गया है। जी आपको बताएं कि वर्ल्ड फार्मेसी डे की मुनासबत से जामिया कराची के शोबा फार्मेसी के ज़रिए तमाम सेमिनार का इनेकाद किया गया है। मज़ीद बताएंगे सैयद ज़ुबैर राशिद। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं जामिया कराची में मौजूद हूँ और फार्मेसी डे की मुनासिबत से जामिया कराची के चाइनीज़ टीचर मेमोरियल ऑडिटोरियम में आज एक फार्मेसी सेमिनार का इनेकाद किया गया है, जिसमें शोबा फार्मेसी से ताल्लुक़ रखने वाले तालिब इल्मों की बहुत बड़ी तादाद ने यहाँ पर शिरकत की है। इसके अलावा कराची से ताल्लुक़ रखने वाले जो मारूफ फार्मासिस्ट हैं उनकी भी बहुत बड़ी तादाद आज यहाँ पर शरीक हुई और शोबा फार्मेसी से मुतल्लिक़ उन्होंने आगाही जो है फराहम की है। मुंतज़मीन में इस वक्त मेरे साथ जो है इरम अली उमैमा इरम इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानने की कोशिश करता हूँ। उमैमा, मुझे बताएं बिलखुसूस क्या मकसद था आज की इस सेमिनार का, और हम यहाँ पे देख भी रहे हैं कि यहाँ पे इतनी बड़ी एक एग्जीबिशन का भी इनेकाद किया गया है, तो क्या आप लोग पैगाम दे रहे हैं? आज हम लोग वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे बना रहे हैं जिसकी थीम है हमारी फार्मेसिस्ट स्ट्रेंथनिंग हेल्थ सिस्टम। हर साल फार्मेसी साइंस क्लब जो है ये हमारा प्रोग्राम करवाता है वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे के ऊपर। आज हम लोग जो ये दिन का प्रोग्राम किया है हमारा, उसमें डिफरेंट हम लोग बेसिकली बता ही रहे होते हैं कि रोल ऑफ फार्मासिस्ट क्या है, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ फार्मासिस्ट, इनकी एक हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है एक फार्मासिस्ट की, वो हम लोग इस प्रोग्राम के थ्रू, इस कॉन्फ्रेंस के थ्रू बताते हैं। आज का जो हमारे इस साल की कॉन्फ्रेंस है उसमें वी हैव 3 डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स, जिसमें ओवरऑल पूरे कराची से डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो कि हमें ज्वाइन करती हैं, जो पार्टिसिपेट करती हैं, और ये इन जो 3 हमारे प्रोग्राम्स हैं वो यही बताते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फार्मासिस्ट, उस फार्मासिस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है। इस साल हमारे पास जो 3 कॉम्पिटिशन है, द फर्स्ट वन इज़ ब्रांड प्लानिंग, द सेकंड वन इज़ फार्मा विजन एंड द थर्ड वन इज़ फार्माप्रेन्योरशिप। ये डिफरेंट प्लान्स हैं, इस डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स हैं जिसके थ्रू हम यही बता रहे होते हैं कि हेल्थ केयर सिस्टम में किस तरह से एक फार्मासिस्ट जो है वो गैप को फिल करता है पूरे एक सिस्टम के अंदर। पूरी सिस्टम में जैसे कि उन्होंने कहा कि एक फार्मासिस्ट का जो एक किरदार होता है वो आज के सेमिनार में जो है बिलखुसूस उसके हवाले से जो है आगाही फराहम की गई है, जिसमें दीगर मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के बहुत जो दीगर तलबा हैं उनकी भी बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे शरीक हुई और यकीनन सेमिनार और एग्जीबिशन में उन्होंने हिस्सा लिया है। सैयद ज़ुबैर राशिद हमें अपडेट कर रहे थे। दूसरी जानिब पैदावारी लागत बढ़ने पर मुल्क भर के सनतकार शदीद परेशानी का शिकार हो गए हैं। इस पर मज़ीद जानेंगे अशरफ खान से। सनतकारों के मुल्क भर में कंसर्न्स है। ऐसी अंदरूनी सिंध की बात करें, जाम छोड़ो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो मसाइल हैं वो हम जानते हैं, उनके सदर हमारे साथ मौजूद हैं। जो मुश्किलात हैं, क्योंकि गैस की कीमत भी बढ़ रही है, बिजली की कीमत बढ़ रही है, मज़ीद क्या कंसर्न्स है जानते हैं। आपके पास सनतकार आते होंगे, क्या मसाइल हैं? बिजली की कितनी लोड शेडिंग हो रही है, गैस के कितने इशूज़ हैं? जी, इस वक्त ये जो हमारा एक्सपोर्ट बहुत बुरी तरह से मुतासर हुआ हुआ है, जिसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि हम लोग एक कम्पीट प्राइस नहीं दे पा रहे एज़ कम्पेयर टू द इंटरनेशनल मार्केट। तो उसमें हमें सबसे पहले तो अपनी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस है उसको रिड्यूस करना पड़ेगा, और यहाँ पे दिन ब दिन जो महंगाई है वो बढ़ती जा रही है। तो जब तक हमें ये एक मैकेनिज़्म बनाना पड़ेगा, एक साइकिल जो होर्डिंग का साइकिल है, जो सब्सिडीज़ गवर्नमेंट दे रही है उसकी जो यूजेज है उसको गलत वे में इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इस सब साइकिल को हमें पहले ब्रेक करना पड़ेगा और एक मैकेनिज़्म के थ्रू जो है ना चीज़ों को स्मूथली लेके जाना पड़ेगा। अच्छा, जैसे देखा जाए, हमने सिंध आबादगार बोर्ड से पूछा था कि खाद की जो कीमत है, जो एक्स मिल प्राइस है 2200-2300 है, मार्केट में बहुत महंगी 3800-4000 तक की बिक्री, ऐसी क्या शिकायत है? देखें, उसकी वजह यह है कि जो फैक्ट्रीज़ जो डीलर्स को दे देते हैं वो डीलर्स आगे किसी को भी XYZ को दे सकते हैं, जो कि होर्डिंग भी कर सकता है, ब्लैक मार्केट में भी लेके जा सकता है। तो जब तक हम इस साइकिल को मैकेनिज़्म के थ्रू नहीं लेके जाएंगे ये मसला हमारा हल नहीं हो सकता। जी, जैसे कि आपने सुना, यहाँ पे सिर्फ मुल्क भर की बात करें तो तमाम चैम्बर्स में अंदर सिंध के भी जाम छोड़ो के जो एक चैम्बर है वहाँ पे भी कंसर्न्स ये हैं कि जो सप्लाई चेन है वो मुतासिर होती है, जिससे उसकी कीमतें बढ़ जाती हैं, उसका बोझ आम आवाम पर पड़ता है। जी
कुछ बात करेंगे शहर कायद के मौसम की। कराची दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में 5वें नंबर पर आ गया है। इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स तकरीबन 172 है। खुश्क और गर्द आलूद हवाओं की वजह से शहर में हवा का मेयार इंतहाई गैर मुज़र सेहत तो हो चुका है। मज़ीद अहवाल जानेंगे आयशा आफरीन से। जी आयशा, बताइएगा। जी, कराची में गर्द आलूद और खुश्क हवाओं की वजह से शहर में हवा का मेयार काफ़ी गैर सेहत बख्श है और कराची इस वक्त दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में 5वें नंबर पर आ चुका है और इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स तकरीबन 172 है, जो शहरियों के लिए एक बहुत ज़्यादा गैर सेहत बख्श करार दिया जा रहा है। जबकि कराची शहर में आज गर्म और खुश्क मौसम मुतवक्किल है और ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान महकमे मौसमियात की जानिब से जाहिर किया गया है। जबकि शुमाल मशरक़ से आने वाली खुश्क और गर्द आलूद हवाएं शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में नमी की सतह को 25 से 55 तक रखेंगी। जी आयशा आफरीन, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में FPS स्पोर्ट्स फेस्टिवल फस्टाल टूर्नामेंट का फाइनल CAS O लेवल स्कूल ने जीत लिया है। मज़ीद जानेंगे मोहम्मद हमाद की रिपोर्ट में। KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में FPS स्पोर्ट्स फेस्टिवल CAS O लेवल स्कूल ने प्लेंटी शूट पर फुटसॉल टूर्नामेंट का टाइटल जीत लिया। CAS स्कूल ने 1 के मुकाबले में 3 गोल से जनरेशन स्कूल को शिकस्त दी। फातिह टीम के खिलाड़ी का कहना था, हमने बहुत मेहनत की जिसका फल हमें आज मिला। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ये जीता, अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मैं। दूसरी बात, जिन्होंने भी ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ करवाया है उनको दाद देनी चाहिए, उन्होंने बहुत अच्छा किया है। बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ये ऑर्गेनाइज़ किया गया है। और दूसरी बात, हमारी टीम ने दिन रात मेहनत की है, जैसे मेरे कैप्टन ने बोला था, बहुत हमने मेहनत की है और उस मेहनत का फल हमें आज नज़र आया जब हमने फाइनल जीते पेनल्टीज पे जाके। स्पोर्ट्स टीचर शाहरुख अहमद बोले कि बॉयज़ के मुकाबलों के बाद गर्ल्स के भी मुकाबले होंगे। पेनल्टी किक्स में आपने देखा कि CAS ने जीत लिया और इसके अलावा सर टेबल टेनिस का भी हो चुका है। अब हमारा जो रह गया है उसमें सर बास्केटबॉल है और इसके अलावा बास्केटबॉल के अलावा गर्ल्स का फुटसॉल है सर। फाइनल का टाइटल जीतने पर CAS O लेवल स्कूल के खिलाड़ियों ने जश्न मनाया। फातिह और रनर अप टीम के खिलाड़ियों को ट्रॉफी और मेडल्स बतौर इनाम दिए गए। कैमरामैन मोहम्मद शहरियार के साथ मोहम्मद अहमद, सिटी 21 न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त।